अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और अहम शख्सियात की ऑडियो और वीडियो लीक्स की वजह से मुल्की सियासत में जहां हलचल पैदा होती है, वहीं ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ कई सवालात को भी जन्म देती हैं। हम बात करेंगे सेनेटर शौकत तरीन के वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मोहसिन लगारी और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर झगड़ा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू पर, जो कि मंतरी आम पर आई है और ज़ेर बहस है। इस ऑडियो में साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को मोहसिन लगारी से कहते सुना जा सकता है कि ये जो IMF को 750 अरब की कमिटमेंट दी है, आप सब ने साइन किया है। आपने अब कहना है कि हमने जो कमिटमेंट दी थी वो सैलाब से पहले की थी, सैलाब की वजह से हमें बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। शौकत तरीन ने पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना से कहा कि आप उन्हें लिख दें कि अब हम ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, यही लिखना है आपने और कुछ नहीं लिखना, फिर हम उसको IMF के नुमाइंदों को भी रिलीज करेंगे। शौकत तरीन ने मजीद कहा कि हम ऐसा सीन करेंगे कि ये नजर ना आए कि ये रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम सब ये चाहते हैं कि इन पर दबाव पड़े, ये हमें अंदर करवा रही हैं, हम पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, ये नहीं होने देना है। पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहसिन लगारी ने शौकत तरीन से सवाल किया कि क्या इससे रियासत को नुकसान नहीं होगा, तो उस पर शौकत तरीन ने जवाब दिया कि जिस तरह चेयरमैन PTI और दीगर को ट्रीट किया जा रहा है उससे रियासत को नुकसान नहीं हो रहा। शौकत तरीन ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा से सवाल किया कि आपने ख़त बना लिया। उस पर तैमूर झगड़ा ने कहा कि अभी बनाता हूँ, मेरे पास पुराना ख़त है। शौकत तरीन ने तैमूर झगड़ा से कहा कि ख़त में सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि जो सैलाब आया है उससे खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क हो गया, हमें सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली के लिए बहुत सा पैसा चाहिए, मैंने लगारी को भी कह दिया है। शौकत तरीन की बात पर तैमूर झगड़ा ने कहा कि वैसे ये ब्लैकमेलिंग का हरबा है, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो वैसे भी नहीं छोड़ने, मैं नहीं जानता कि लगारी ने छोड़ने हैं या नहीं। इसी तरीके से ये मामलात सामने आए। असद उमर ने का भी कहना है कि बैन अवी माहिदों का भी शोर हो रहा है। ये तमाम तर मामलात सामने आ रहे हैं। इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद है मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब। न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और मेंबर वालेकुम अस्सलाम, मेंबर KPK असम्बली मशवानी साहब हमारे साथ मौजूद है, इफ्तिखार अली मशवानी साहब। मशवानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। गौस न्याजी साहब, ये तमाम तर मामलात जो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से बातें की जा रही हैं और देखा जा रहा है, अब बात की जा रही है कि असद उमर ने कहा है कि बैन अवी माहिदों का शोर हो रहा है। कहा जाता है कि अगर कोई पार्टी इन माहिदों के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो ये भी कहा जाता है कि रियासत के खिलाफ जा रहे हैं। PDM ने इन माहिदों के बारे में क्या किया? क्या उनकी वजह से ब्लैक लिस्ट में गए? क्या ऐसे हसास मामलात को इस तरह से देखा जाना और ज़ेरे गुफ्तगू लाना सियासत है? अहम मामलात पर, अहम नौइयत के जो मामलात हैं उनमें संजीदा रवैया क्यों नहीं इख्तियार हो पा रहा? सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब। ये मेरा बात यह है कि हमारा जो वास्ता है ना, एक फौजिस पार्टी से है और आपको की गुफ्तगू से अंदाजा लगा रहे हैं कि अब तक के उनको पता चल गया कि IMF पे एग्रीमेंट होने जा रहा है, तो इस मौके पे ऐसी बात करना और वज़ीर ख़ज़ाना को ये बात कन्वे करना कि आप जो है कहेंगे हम गवर्नमेंट पूरी नहीं कर सकेंगे, मेरे ख्याल में एक इंतहाई जो है ना गैर जिम्मेदाराना बात है। और वो भी शौकत तरीन साहब कर रहे हैं, जो कि साबिक हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है और सेनेटर हैं जी। तो बड़ा दुख हुआ है। अच्छी बात है, ये बात लीक हुई है तो ये तमाम आवाम को और लोगों को पता चलना चाहिए कि PTI का एजेंडा क्या है। वही जो है ये उनकी इसराइल और वो अमरीका और सबकी लॉबी और उन्हीं के इशारे पे चल रहे हैं और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी हथकंडों से घबराने वाले नहीं है। हम इंशाल्लाह वो एग्रीमेंट भी करेंगे और जो कमिटमेंट करेंगे वो भी पूरी करेंगे। तो अब इससे कौम को देखना चाहिए कि ये जो लगाते हैं कि कभी कहते हैं कि अब्सोल्युटली नॉट और कभी सरकार का हवाला जो हमारे खिलाफ साजिश हुई, इनके अंदर है क्या? ये एक किरदार से जो किरदार अच्छे किया है और जमहूरी तरीके से किया है, हर एक का हक होता है कि आदम दमाग लाना और वो करना, तो इनके साफ अदा हो गए हैं और ये तो समझ नहीं आ रही, इतने डेस्परेट हुए हैं कि किस तरीके में दोबारा इक़्तिदार में है, झूठ बोले और एक झूठ बोलते हैं तो
झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। एक झूठ को सच साबित करने के लिए हजारों और झूठ करते हैं। इनका काम है झूठ करना है। केपीके गवर्नमेंट ने 5 अरब रुपए का एक बजट इन्हीं सोशल मीडिया की जो 100-200 बंद है उसके मुख्तस किया है, जो सारे दिन यही काम करते हैं कि झूठ पे और नई बातें घर करके सोशल मीडिया पे करते हैं ताकि अवाम को गलतफहमी का शिकार किया जा सके। लेकिन मेरे ख्याल में उनकी ये भूल है। लोग ये झूठ कितने तक, कब तक चलेगा, महीना चलेगा, 2 चलेगा। असल में लोग हकायक चीज जो है वो उस पर पहुंचेंगे और ये एक समझते हैं कि जी पंजाब में हम तो के जीते हम जीते हैं तो हमारा जो बयानी है और हमारा जो ये एक तरीका है जो झूठ को बोलने का वो कामयाब जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। महंगाई की वजह से लोग हमसे नाराज जरूर है, लेकिन इंशाल्लाह जब 1-2 महीने के अंदर हालात काबू में आ जाएंगे, महंगाई नीचे आ जाएगी, तो लोग जो असल में समझते हैं कि सिर्फ उसमें इग्नोर ही मुल्क को इस गिरदाव से निकाल सकती है। आप जहाँ भी जाए संजीदा बंदों से बात करें वो उसमें इग्नोर का ही नाम लेगा। तो ये बड़ा दुख हुआ है और सारी कौम हम परेशान है कि ये लोग आखिर चाहते क्या है, इनको कोई मुल्क का ख्याल नहीं है और कोई मतलब पाकिस्तान बनने ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पहाड़ में जो अब फ्लड आया हुआ है, फ्लड में क्या इमरान खान साहब एक दिन हेलीकॉप्टर में गए और हेलीकॉप्टर में देखा कि 8 बंदे बैठे हैं और कोई सोशल मीडिया देख रहा है, कोई एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहा है, कोई नीचे नहीं देख रहा है कि फ्लड जो है फ्लड दे रही हम तो आगे चलते तो अंदर कोई लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, इमदादी काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे। बस हाँ साथ ही सोशल मीडिया के बिजी है, बाकी चीफ मिनिस्टर साहब किसी और तरफ घूर रहे हैं। तो ये एक फोटो सेशन उन्होंने कराया कि लोग समझे कि हमें कौम का बड़ा दर्द है। कोई दर्द नहीं है। आप सवाल में तबाही हुई है, कोई कभी कोई मैं टीवी पे नहीं देखा कि कोई जाके बेचारा उनकी कोई करे। और सारा के सिंध में और बलूचिस्तान में तो देखते हैं कि उनकी पूरी गवर्नमेंट जो है वो सारी टेंस में और सारे फिरे और कोई इवन के हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हेलीकॉप्टर से जाके इमदादी जो पानी में गिरे हुए लोग हैं जाके इमदाद नहीं पहुंच सकती, खुद उन्होंने जो थैले हैं वो मतलब कार के थैले नीचे आवाम तक फेंके और पहुंचाए हैं। तो ये इंशाल्लाह वक्त बताएगा कि कौन मुल्क के साथ सिंसियर है, कौन अवाम के साथ सिंसियर है और कौन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करना जानता है। ये तो 4 साल गुजारे, लोग देख चुके हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। एक साइफर का रट लगा के कि मैंने अमेरिका के खिलाफ और आम अवाम एक चूंकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो होती है एंटी अमेरिका हमारा एक पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव है वो उसको अच्छा समझते हैं और पता है कोई मैं तो कई ऐसी मतलब मजहब के हवाले से भी आप देखते हो तो मजहब के हवाले से भी बहुत अच्छी गलत बातें करने कर जाते हैं जिनका न कोई विरोध होता है और न कोई अच्छी बात होती है। मजहब को भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ उलमाए किराम क्यों खामोश हैं। उनको आगे आना चाहिए और इनकी जो गलत बातें हैं उनको रोकना चाहिए, लेकिन मैं हैरान है तो वो भी खामोश है। बहरहाल हम तो अपना एजेंडा लेके जो ये चीजें कर रहे हैं इन्होंने आपको पता है कि जिस तरह वकील साहब ने जिस तरह टीवी पे पाक फौज के खिलाफ किया तो फिर कानून अक्षर में है। तो हम तो ये इसी तस्वीर पे कि हमने काम करना है और बाकी जितने जराम कर रहे हैं तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा और इंशाल्लाह ये सारे मंत्र के अंजाम तक पहुंचेंगे। और दिन ब दिन ये ज्यादा एक्सपोज भी हो रहे हैं और उसमें फॉरेन फंड के केस है, चाहे इस पे जैसे इनकी तकारीर देख रहे हैं तो इंशाल्लाह ये लोग जल्दी देख लेंगे और जो ही महंगाई का तूफान नीचे आएगा अच्छा हालात मुस्लिम और जो अवाम है मुस्लिम लीग की तरफ भी वापस आएंगे और लोगों को फर्क नजर आएगा इंशाल्लाह। लोगों को फर्क तो नजर आएगा, लेकिन आपने कहा कि जिस तरीके से दिन पर दिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक्सपोज हो रही है। मशवानी साहब आप मुझे सुन सकते हैं? इफ्तिखार अली मशवानी साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी सेंटर साहब मैं आपकी तरफ ही दोबारा आऊँगी कि जिस तरीके से साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ऑडियो लीक होने पर रद्द-ए-अमल देते मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि वाज़े हो गया कि पीटीआई के लोगों को रियासत को परवाह नहीं है, इन्होंने कोई भी अच्छा काम तो नहीं किया, मुल्क को अगर नुकसान पहुँचाने की सियासत है तो ऐसी सियासत को छोड़ दें। सवाल ये पैदा होता है कि हमने सियासत को दाव पर लगा कर मुल्क बचाया है। ये दुरुस्त है कि इस ऑडियो लीक होने से मुल्क को अगर नुकसान पहुँचता है तो इसका अजाला कैसे मुमकिन हो सकेगा सेंटर साहब? अब देखिए
دیکھیں ابھی یہ تو 4-5 دن پہلے انہوں نے خط سرکولیٹ ہو گیا تھا، انہوں نے کر دیا تھا، تیمور چریا صاحب نے سوشل میڈیا پہ IMF کو خط لکھا. اس وفتا نے اس کو فون کیا کہ تیمور یہ تم کیا کر رہے ہو، تم ایک وزیر خزانہ ہو صوبے کے، اور جب ہمارا اگریمنٹ فائنل ہونے جا رہا ہے تو یہ کون سی آپ نے جو ہے حرکت کی ہے. تو اسے کہا کہ نہیں میں نے IMF کو یہ نہیں بھیجا، یہ میں نے صرف پیسے لیک ہو گیا تو ان کو میں کوئی بیٹا کی ویسے خط ہو گیا. حالانکہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو IMF کی سیکنڈ ان کمان ہے اس سے میرا رابطہ بھی ہے اور اس کو میں نے بھیجا بھی ہے خط. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، کوئی شرم نہیں ہوتی ہے. چلو کوئی عام ورکر ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، یہ تو وزیر خزانہ جس صوبے کا وزیر خزانہ اس کو حرکتیں کرے، اور وہ بھی خان صاحب کی ہدایت ہوتی ہے. خان صاحب کی ہدایت پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. خان صاحب نہیں چاہتے کہ وہ چاہتے کہ مجھے بس اقتدار ملے، اقتدار ان کو نہیں ملنے والا. جتنے دیر انہوں نے جائے کر لیا ہے وہ کر لیا ہے. اب میرے خیال میں ریاست جو جتنے لوگ ہیں اور باقی ریاست ان کو میرا نہیں خیال کے حالات میں دوبارہ کبھی موقع دے گی، یا تو میچورٹی کا مظاہرہ کریں. اور پھر اب تک جب سے اقتدار سے علیحدہ ہوئے ہیں، جب اقتدار میں جو علیحدہ ہوئے اور عدم اعتماد کی تحریک درپیش ہوئی، اس وقت جو ہے آئین توڑا انہوں نے، اور مطلب وہ پھر بہت سی قوتیں انوالو ہوئی اور تب جا کے وہ پایا تکمیل تک پہنچا. اس سے لے کر اب تک کبھی روڈز پہ ہیں، کبھی کچھ افواہیں اڑاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. اور دیکھیں نا ہمارا وزیر اعظم بنا شہباز صاحب، تو ان کے صدر نے کہا کہ یہ میں حلف نہیں لیتا، اور پھر جا کے سینٹ چیئرمین اس کا حلف لیا، وہ قیام مقام صدر ہوتا ہے. پھر کابینہ کا مسئلہ ہے. پنجاب میں انہوں نے کیا کیا، پنجاب میں ہم لوگ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو پورے 1 مہینہ تو حلف کو لینے کو تیار نہیں تھا. کورٹ کے آرڈر کے باوجود گورنر صاحب کبھی پیٹ کے درد کا بہانا، کبھی موشن کا بہانا بہا کے اسپتال میں داخل ہو جاتے. تو اب یہ کہ ہمیں انہوں نے کام کرنے حتی الوسع کوشش کی ہے کہ یہ کام ہی نہ کر سکے اور یہ بدے لوگ حکومت چھوڑ دیں. لیکن ہم اپنی ریاست کو اس حال میں نہیں چھوڑیں گے. چلو آپ ہی ناکام ہوئے، ہم ہی چھوڑے تو پھر کون ریاست کے لیے کھڑا ہوئے؟ ہم میں دیکھو ہمارے پاس وہی راستے تھے کہ یا سیاست بچائیں یا ریاست بچائیں. ہم نے اپنی سیاست قربان کی ہے اور ریاست بچائی ہے. اور ریاست کے ظاہر ہے ہمیں پتا تھا کہ جب اقتدار لیں گے تو ہمیں یہ لوگوں کی ٹینشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. کا ہوا وہی کہ جب اتنی مہنگائی ہوئی تو فوراً جو الیکشن آ گیا، الیکشن میں سے لوگ ادھر PTI کی طرف چلے گئے. تو یہ تو انشاءاللہ ہماری پارٹی کو 10 سال میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، ان کو بڑا ایکسپیرینس ہے کہ ملک کی معیشت کو کیسے سنبھالنا ہے، ملک کو کیسے ڈیفینس کو کیسے مضبوط کرنا ہے، اور ملک کو آگے ترقی یافتہ. دیکھو 13 سے 18 تک جو ہے یہ بلومبرگ اور IMF سب نے کہا تھا کہ 10 سال کے بعد 25 تک پاکستان جو ہے دنیا کی پہلی 20 معیشتوں میں سے ایک ہوگا. تو اس وقت تو پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کو بھی ایشیا کی 13 اسٹاک ایکسچینج کرا دیا گیا. اور ڈالر بھی آپ نے دیکھا ہمارے 5 سال میں کبھی 1-2 روپے بھی اس کو نیچے نہیں ہوا. لیکن یہاں آپ تو ہر چیز شکر بے مہار ہوئی، ڈالر کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے. جب تک ہمارا اگریمنٹ سائن نہیں ہوتا تو انشاءاللہ جلدی حالات بہتر ہوں گے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ فلڈ کا ایک فلڈ جو ہے ایک مصیبت کا پریشانی کے سامنے ہے. تو انشاءاللہ مسکری بھی شہباز صاحب نے 15 ارب سندھ کو دی ہیں، 9 ارب بلوچستان کو دی ہیں. آج KP کے بھی دورہ کیے اور سسپینڈ ہوگی تو KP کو بھی امداد دے گی. ہم تو یہ نہیں کہ وہاں چونکہ اس کی حکومت ہے PTI کی تو ہم نہیں دیں گے. ہم تو عوام کے ساتھ ہیں، جہاں ضرورت ہوگی ہم جائیں گے اور امداد دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا کہ عوام کے ساتھ ہیں، ہم نے سیاست کو بھی بچانا ہے، ریاست کو بھی بچانا ہے، لیکن KP حکومت نے مفتاح اسماعیل کو لیٹر بھیجنے سے پہلے IMF کو لیٹر بھجوایا اور اب جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بات بھی وفاقی وزیر خزانہ نے کہی، یہ بات درست ہے؟
मैं नहीं समझा, दोबारा जरा रिपीट करें। सेनेटर साहब, केपी हुकूमत ने मिफ्ता इस्माइल को लेटर भेजने से पहले IMF को लेटर भिजवाया और अब झूठ बोल रहे हैं। ये बात भी वफाकी वजीर खजाना शौकत तरी ने कही। क्या ये झूठ है या दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं, उन्होंने भिजवाया। वो तो तैमूर जगरा ने कहा है ना, उसमें कह रहा है कि मैंने सेकंड कमान है उसको भिजवाया है, यानी कि वो खत भिजवाया है। तो मिफ्ता को कहा कि मैंने नहीं भिजवाया, तो ये झूठ बोला है इन्होंने ना। शौकत तरीन जैसे बंदे अगर उसको तुम हरकत करें तो मेरे ख्याल में शुक्र है कि उसको हुकूमत उससे चली गई है, वरना तो मुल्क की भविष्य को क्या हाल करता। तो लोगों को गलत पड़ा। तो शौकत तरीन तो ऐसे बंदे हैं, जब उनको वजीर खजाना नहीं बनाया था तो वो कह रहा था कि आपके मुल्क की भविष्य को भी ठीक नहीं कर सकता। लेकिन जब वजीर खजाना बनाया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मसले को नहीं, हम ठीक हाल कर देंगे और ये कर देंगे। किए कुछ नहीं से, कुछ भी नहीं हो रहा है। इतने मतलब कर्ज उतारने आए थे कि हम कर्ज उतारेंगे या फिर 25 अरब 1000 अरब का जो कर्ज और पाकिस्तान को बता के तो चले गए। तो मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दें कि जी उन्होंने ये किया है। कहते हैं हमने यूनिवर्सिटियां जो है वो बनाई है, उनके संग बुनियाद रखा है। वो कौन सी यूनिवर्सिटी? अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी। तो वो कि उसका कितना बड़ा स्कैंडल है कि आपने 458 कनाल जमीन जो है मैंने किराए से ले ली है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग के भी पाकिस्तान से पैसा मैंने किराए में भेजाया था वो मैंने किराए को वहां से रख के वापस दे दिया। मेरे ख्याल में इससे बड़ी गद्दारी मुल्क से नहीं हो सकती। ये एक नालायक लोग हैं। मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि ये किस तरह मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन एक जज्बाती अंदाज में वो चल रहा है और अपने आप को वो करता है। उसको मुझे तो लगता है कहीं से कोई बाहर से कोई पैसा भी लोगों में तकसीम हो रहा होगा और बाहर से बीका सही वगैरह तो वो ये बीका के खिलाफ है। लेकिन चल उनकी पॉलिसी हो रहे हैं। देखो ना, इमरान खान के खिलाफ FIR हुई। हाँ जी। तो अक़वाम मुत्तहिदा तक और सारने और इसराइल तक वो सबकी चीखें निकल गई और उन्होंने कहा कि जी ये जो है हम उसको बड़ा करीब से देख रहे हैं। तो उनके साथ, इमरान के साथ कोई इतनी हमदर्दी तो है ना कि जो मुल्क को तबाह कर रहा है उसकी सपोर्ट करना चाहते हैं जी। और जो मुल्क की हमें नवाज शरीफ साहब को अकामत की वजह पनामा की वजह पता नहीं अकामत निकाल दिया गया। उस वक्त तो कोई किसी के काम पे क्यों नहीं रहेंगे थी किसी आलमी कुव्वत पे या किसी अक़वाम मुत्तहिदा पे कि जी वो गलत निकाला जा रहा है। मसला क्या था, वजह क्या थी कि हम सी पैक ला रहे थे। हम तो इंडस्ट्रियल जोन बनाने जा रहे थे ताकि लोगों को रोजगार बढ़े, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बढ़े। लेकिन वो चूंकि अमेरिका और ये नहीं चाहते थे कि इतना हो, तो उन्होंने एक साजिश के जरिए, साजिश तो हमारे खिलाफ हुई थी, ये कहते हैं कि जी नहीं साजिश मेरे खिलाफ हुई। भारत हम तो सारा मामला अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं और अवाम पे छोड़ते हैं। हम अपने दिलखुलूस के साथ मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। जो सलाद की सूरत हाल है इससे भी नहीं करेंगे और बाकी जो मुल्क के मसाइल हैं उसको भी इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। और आप देखेंगे कि मुस्तकबिल मुस्लिम लीग नून का है, ये अपनी बोरियत बात की बोरियत बोल का ये इंशाल्लाह सकीर से गायब हो जाएंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह यकसुई के साथ तरक्की की राह पे कामयाब होगा इंशाल्लाह। ठीक है। सेनेटर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि सियासी मुखालफत और पॉइंट स्कोरिंग की अगर बात करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे लॉबिंग और प्लानिंग जिससे दुनिया भर में जग हसाई हो और तमाशा बने, साथ में मुल्क की दुश्मनी का अंसर भी दिखाई दे, ये दुरुस्त रवैया है? क्या ये अवाम के मैंडेट की तौहीन नहीं है? बिल्कुल जी, अवाम के इन्होंने अवाम के मैंडेट को गलत इस्तेमाल किया है। मतलब आप देख रहे हैं इनको जो जी। सेनेटर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। नदीम कुरैशी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी नदीम कुरैशी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो जी नदीम कुरैशी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। ये जो मामला सामने आया है ऑडियो लीक के हवाले से, और ये अभी की बात नहीं है, हमेशा से ऑडियो वीडियो लीक के मामला सामने आए हैं। गालबन मौक़िफ़ देने से गुरेज कर लिया सेनेटर साहब। PTI का मौक़िफ़ इस हवाले से मशवानी साहब ने भी अपना नंबर ड्रॉप कर दिया और अब नदीम कुरैशी साहब ने भी अपना नंबर ड्रॉप कर दिया, या शायद मौक़िफ़ देना नहीं चाह रहे। तो बात हो रही थी मैंडेट के हवाले से। हाँ जी, देख रहा हूँ आप, ये इस पे इनके पास कोई जवाब है नहीं।
अदरवाइज जब वो देखो अब इस बात पे वो बात नहीं करना चाह रहे हैं, उनको पता है जितने इनको अंदर से शर्म आती है होती है ना कि ये उनके साथ घनौना खेल खेला। अब इस पे क्या डिफेंस है, आप चीजें आगे क्योंकि सोशल मीडिया पे आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल चुकी है, इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो ये इनको जवाब देने के लिए कोई अल्फाज नहीं मिले। कल तक ये नया झूठ करेंगे कि ये जो आज हालत है, जो हमने ये करा है वो करा है, उसको करेंगे। बहरहाल आवाम के मैंडेट को उन्होंने बड़ा, हमने तो पहले कहा था कि जिनको जो मैंडेट मिला नहीं दिलाया गया है, हम तो शुरू से ही हुकूमत में नहीं आना चाह रहे थे 18 में, लेकिन फिर कुछ सियासी पार्टी का ख्याल था कि जी अगर हम इस वक्त असम्बली में नहीं जाए तो शायद जमहूरी सिस्टम जो खतरे न पड़ जाए, तो उन्हें बाद रखा था हम असम्बली में और अपना वो 3-3.5 साल इनको मौका मिला कि मुल्क की मैशत को ठीक करें, मुल्क के मामला को ठीक करें। लेकिन 25,000 अरब रुपया लोन देने के बाद भी ये मुल्क के लिए कुछ भी नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। कहा कि जी हमारा ग्रोथ रेट जो है 6% है और ये वो, अरे कुछ भी नहीं था। 6% ग्रोथ और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कहाँ तक पहुंचा हुआ था। पहले ये कहते रहे कि करंट अकाउंट डेफिसिट बड़े छोड़ गए हैं, बाद में मुझे भी करंट अकाउंट डेफिसिट बात चीज अच्छी होती है कि ये मतलब ये होता है कि मुल्क तरक्की कर रहा है जी, तो फिर ये करंट अकाउंट इसकी फेवर करने लगे जी जी। तो इनसे ये इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में आप देखेंगे जी लोग इनसे अपनी जांच करा लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपने कहा कि इनसे जान छुड़ाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से ये मामलात सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमारी सियासत किस नहिज पर जा रही है, क्या हमारी सियासत में ये मामलात पहले भी शुरू होते रहे तो इसका सियासत को नुकसान क्या हुआ है, और इस नुकसान के तहत इसका जो खमियाजा है वो किसे भुगतना पड़ता है। लामहला रियासत को ही भुगतना पड़ता है और ये सारे मामलात सामने आते हैं। और जब हमने देखा ये है कि जब ऑडियो लीक हो गई या वीडियो को लीक का मामला सामने आया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी हम लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेने की मुसलसल हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ भी सामने आ जाए। एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, कोशिश करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दिया जाए। साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ शामिल करेंगे। ऑडियो लीक के मामले के हवाले से जो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, पीटीआई का IMF डील नाकाम बनाने की साजिश का कहा जा रहा है कि भांडा फूटा है। इस पर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ होगा वो जाने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली लालचंद साहब हमारे साथ मौजूद है। लालचंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ऑडियो लीक का जो मामला सामने आया, ऑडियो वीडियो लीक के अगर हम बात करें तो सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और अहम शख्सियात की ऑडियो वीडियो लीक्स की वजह से मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल भी पैदा होती है और ये ऑडियो वीडियो बहुत सारे सवालात को भी जन्म देते हैं। और अब एक बार फिर से नया पेंडोरा बॉक्स ओपन हो चुका है। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि अब सूबाई वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के दरमियान ऑडियो लीक कर दी गई। ऑडियो गुफ्तगू में ना तो कुछ गैर कानूनी है और ना ही गलत है, जिस पर हमने इन शराइत की खुलकर मुखालफत की है जिस पर इम्पोर्टेड हुकूमत IMF से कर्ज ले रही है। उन्होंने ऑडियो लीक को मुजरमाना फेल और गैर कानूनी करार दिया है। क्या मौक़िफ़ है आपका इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात तो ये कि मैं इस वक्त फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में हूँ, मैं वो ऑडियो सुन तो नहीं सका हूँ, पर जो आपने कहा है उस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जब से ये हुकूमत जो है इम्पोर्टेड साजिश के तहत जो आई हुई हुकूमत है, जब से आई है तो ये सारी इसका जो फोकस है वो ऑडियोज पे है और वीडियोज पे है। वो जजेस की भी ऑडियोज आते हैं, वो उनको आपको याद होगा डॉक्टर आरिफ अलवी की भी ऑडियोज ले आए। कुछ दिन पहले वो जो है हमारे मीडिया के सोशल मीडिया के इंचार्ज असलान साहब की भी वो ऑडियोज ले आए। तो ये आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसका एक भरपूर इस्तेमाल हो रहा है और ये इस तरह की ऑडियो ले आके वो जो है पीटीआई को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक IMF की डील का सवाल है तो आपको याद होगा IMF का ही एक जो मुतालबा था कि आप जो स्टेट बैंक को जो है वो करें, इंडिपेंडेंट करें फैसला साजी में। जब हम कानून साजी ले आए तो उन्होंने मुखालफत की थी। हम सेटअप की जब कानून साजी कर रहे थे तो इन्होंने NRO मांगा था और इन्होंने मुखालफत की थी। तो ये बेसिकली तो ये खुद इसमें शामिल रहे हैं
और ये नुकसान पहुंचाते रहे हैं। जहाँ तक सरप्लस की बात है तो मुझे नहीं लगता, हाँ झूठा खत लिखना है तो बेशक लिखते, सब लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सरप्लस ना सिंध के पास होगा, ना बलूचिस्तान के पास होगा, ना केपी के पास होगा। जब एक आपका मुल्क का वजीर-ए-आज़म इमरजेंसी डिक्लेयर करके पूरी दुनिया को मदद की अपील कर रहा है, तो सरप्लस कहाँ से आ जाएंगे? तो इसमें तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी बात है। हाँ, तो अगर वो कहते हैं कि झूठ सा खत लिख ले, ये कर ले, वो कर ले, तो ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन आपको याद होगा, मैं कल भी खान साहब ने एक मीटिंग में मौजूद था, वो तो 2 महीनों से जगरा साहब को जैसे फाइनेंस मिनिस्टर से टाइम मांग रहे थे मुलाकात का, वो मुलाकात नहीं हो रही थी, आज एक्सपेक्टेड थी, हुई कि नहीं हुई। तो ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हमने कोई इनके खिलाफ साजिश कर दी या आईएमएफ के खिलाफ साजिश कर दी? हम तो कह रहे हैं आईएमएफ के पास आपको जिन टर्म्स पे आप लोन ले रहे हैं, आपको रिकंसीडर करवाना चाहिए। आप तो पेट्रोल में 50 रुपए तक नहीं जाना चाहते हैं अभी। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल गिर गया, लेकिन पाकिस्तान में फिर बढ़ेगा, और इसके बावजूद बढ़ेगा कि पाकिस्तान के 3 करोड़ लोग इस वक्त रोडों पे है, वो शेल्टर लेस है, उनको सोने के, खाने के, पीने की अशिया मौजूद नहीं है। लेकिन आप चले हैं सिर्फ आईएमएफ का मुआवजा, उनसे बात हो सकती है, उनको रिलीफ लिया जा सकता है, जो ये लेने में नाकाम रहे हैं, ये निगोशिएट करने में नाकाम रहे हैं, ये बेहतर डील लेने में नाकाम रहे हैं, और अपनी सारी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे एक ऑडियो लीक के जरिए गिराकर ये बड़ी जमा नहीं हो सकती। इनके आने से पहले मुआशरत बहुत अच्छे अंदाज से चल रही थी, इनके आने के बाद जो है महंगाई 46% तक पहुंच चुकी है, जो एक आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर है। तो इस तरह से जो ये जो चीजें कर रहे हैं, इनको जो है मुंह की खानी पड़ेगी, इससे फायदा नहीं होगा इनको। अच्छा, आपने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, जबकि सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ साहब से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये दिन ब दिन एक्सपोज हो रही हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अहम कौमी मसाइल को हल करने के फोरम्स मौजूद हैं, पार्टी इजलास होते हैं, उनमें पार्टी की पॉलिसी बनाई जाती है, फिर इस तरह टेलीफोनिक गुफ्तगू में ऐसी बातें करके मनसूबाबंदी करने को कहा जाए, या फिर ये सब पार्टी हाईकमान के मुशावरत से किया जाता है, या पार्टी के सरबराह का टास्क होता है ये? देखिए, पहली बात तो मैंने कहा मैंने ऑडियो नहीं सुनी, और मुझे ये भी नहीं पता कि ऑडियो उनकी है या नहीं है। लेकिन हर किसी का अपना सब्जेक्ट है। अगर फाइनेंस से बात होगी तो शौकत करीम कर रहे होंगे, वो हमारे खान साहब को भी वो उस पर ब्रीफ कर रहे होंगे, और मुख्तलिफ जो हमारे मीडिया टीम से उनको भी ब्रीफ कर रहे होंगे। लेकिन बेसिकली तो फाइनेंस की पॉलिसी वो बना रहे होंगे और अप्रूवल ले रहे होंगे। लेकिन मैंने कहा ना, मैंने ऑडियो नहीं सुनी, लेकिन श्री मौलानी साहबा का ट्वीट आया है, तो उसमें जैसे हम तो एक वो शहबाज गिल साहब का भी एक स्टेटमेंट आया था, तो उस हवाले से इस बात पे थे कि इसका उनका अल्फाज हो सकता है ठीक ना हो, लेकिन वो क्राइम है भी या नहीं ये भी तय होना है और कोर्ट्स को करना है। तो लिहाजा जो ये मैंने कहने का मकसद है कि ये बजाय इसके इनको तो इतनी मस्ती चढ़ी हुई है, ये सैलाब पे आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को नहीं बनाएंगे। तो ये ऑडियो लीक करे, वीडियो लीक करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, लालचंद साहब, क्यों सारी दुनिया को तमाशा दिखाया जाता है, इसका दिफा फिर करना, इस तरह से करना है कि ये भी हमने कहा था, ये पिछली हुकूमतों ने कहा था, ऑडियोज वीडियोस लीक हो जाती हैं, अब हो गई तो कौन सी क़यामत आ गई? आपने कहा कि ऑडियो नहीं है, लेकिन ऑडियो का अभी तक जो मामला सामने आ रहा है कि वो ओरिजिनल ऑडियो ही है। बाद में उसके फोरेंसिक के हवाले से बात या डिटेल सामने आएगी, लेकिन जो एक्चुअल जो बात की जा रही है वो यही बात की जा रही है कि कॉल ऑडियो जो है वो लीक हुई है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपकी या मेरी या किसी भी पाकिस्तानी की उनकी इंफॉर्मेशन या किसी खास वजह ना होने के बावजूद ऑडियो रिकॉर्ड करना इलीगल है। ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब आप अंदाजा लगाएं, ये इन्होंने मीडिया को गेक किया हुआ है, इन्होंने पॉलिटिकल वर्कर्स पे ये एफआईआर काट रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया हुआ है, इन्होंने मीडिया को बैन किया हुआ है, इन्होंने टीवी चैनल्स बंद किए हुए हैं, ये सहाफियों को अगवा करके उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। ये वही है, आप तो कहते हैं कि तमाशा मना रहे हैं, तमाशा कौन बना रहा है? ये वही हुक्मरान है कि नवाज शरीफ है जिसमें बैन था, उसके खिताबात पीटीवी से सुना रहे हैं, टीवी पे आके
जो इस मुल्क से भागा हुआ है, जो मुजरिम है, जिससे जुर्म साबित हो चुका है, वो आके अपील कर रहा है कि ये करना है, वो करना है, सियासत ना करें मुल्क के लिए। और भाई मुल्क के लिए आपने मुल्क को लूटा, आप इस मुल्क से भाग गए, अब आप वहां से बाहर से बैठ के कौन सा पलट के जो अफेक्टेड है आप उनकी जो करेंगे हेल्प करेंगे। हेल्प तो वही कर सकेंगे जो ग्राउंड पे मौजूद है। इस वक्त ये हुकूमत, पूरी हुकूमत ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। सो तमाशा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हम शुरू से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हुक्मरान है ये एक साजिश के तहत आए हुए हैं। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, उसका एक ही हल है कि आप जनरल इलेक्शंस करवा लें और जो आवाम का मैंडेट लेके आए वो आके इस मुल्क को रूल करें और अवामी मसाइल हल करें। ठीक है, तमाशा नहीं बनना चाहिए, अवामी मसाइल को हल होना चाहिए। और जिस तरीके से आपने बात की है कि ये मुल्की जगहसाई है, क्योंकि जब सवाल किया जाता है, बात की जाती है, हमने ये भी देखा है कि चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा था एक सियासी जमात IMF के प्रोग्राम में रुकावटें खड़ी करिए। उनके उस बयान के बाद इस ऑडियो लीक ने उनके बयान की हिमायत के हवाले से भी उसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि वो सच जो का बयान था वो साबित तो नहीं हो गया कि आपसी सियासी लड़ाई में मुल्क को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है। मुल्क पहले ही सैलाब जैसी आफत से दो चार है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, हजारों कीमती जानें, माल मवेशी और बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो इस नुकसान वाले कैफियत में हमें एक होना चाहिए, मुत्तहिद होकर इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। लालचंद साहब हमारे साथ मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपनी मेजबान इरम चौधरी को इजाजत दीजिए, अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।